हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी का जो 2005 वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो सोशोलॉजी का पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। एंड इस क्वेश्चन पेपर में, यानी ये जो आपका यूपी पीजीटी का सोशोलॉजी का 2005 वाला जो पेपर हुआ, उसमें टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 125 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आज 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड 2005 का जो यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी है उसका सेकंड आपको पार्ट कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें 61 से 125 तक क्वेश्चंस को देखेंगे सेकंड वाले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। ऐसा कहना, यानी कि यह जो कथन है वह किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? प्रारूपवादी संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय, समाजशास्त्री संप्रदाय या फिर भौगोलिक संप्रदाय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रारूपवादी संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है, प्रारूपवादी संप्रदाय आपका हो जाएगा। जबकि अगर शास्त्रीय संप्रदाय की बात करें, इससे अगर समर्थक की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बेकेरिया हो जाएंगे। ठीक है, और इनका जो शास्त्रीय संप्रदाय होते हैं उनका क्या मानना होता है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? वे अपराधी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सज़ा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है प्रोबेशन, पैरोल, रिमांड होम, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैरोल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1958 में जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा अपराधियों के लिए परिवीक्षा अधिनियम 1958, ठीक है, पारित किया गया था। ठीक, बाल अपराधियों को सुधार के उद्देश्य से जितने भी पकड़े गए बाल अपराधी थे उनको न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करने के समय तक पुलिस की जो हिरासत होती है, कस्टडी होती है, उसमें ना रहकर वहाँ पर एक विशेष सदन होता है या गृह होता है जिसमें रखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रिमांड होम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैरोल हो जाएगा। और फिर ये भी उस बाल अपराधी से ये भी ऐसे भी उम्मीद रखती है या उसका चरित्र देखकर, सुधार गृह में देखकर कि भविष्य में उसके द्वारा किसी भी तरीके का कोई अपराध नहीं किया जाएगा। तो बाकी का जो दंड की अवधि बची होती है उसके लिए उसको छोड़ के जेल में ना रख के, उस रिमांड होम में ना रख के उसे किसी उत्तर रक्षा संस्था की देख रेख में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का यहाँ पर कारण नहीं है? तो यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिक विघटन का कारण नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, ब्रोस्टल स्कूल के जनक कौन थे? ठीक है, ब्रोस्टल एक सा होगा, ये पूरा वाला कट कर दीजिएगा। ब्रोस्टल स्कूल के जनक कौन थे? तो यहाँ पर एल्विन रेगलिस ब्राइस हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? तो यहाँ पर अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा पद का यूज़ किया गया है? पिछड़ेपन का पद है जो, उसका प्रयोग किया गया है किस अनुच्छेद में? तो यहाँ पर आपका सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सेवन्थ का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिछड़े वर्ग पद का प्रयोग यहाँ पर किया गया आर्टिकल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका एट्थ क्वेश्चन का रामायण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से परिवर्तित किया गया
किसके द्वारा? नायरो में, ब्राह्मणों में, एझावा में, नायरो में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन नायरो नायरो हो गया है। ठीक है, यहाँ पर नैयरो होगा। तो यहाँ पर अगर हम 9th क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर एझावा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? परिवर्तन संवर्धक आंदोलन इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, आरक्षण विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट है, राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका हर्बर्ट हाइमन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कब किया था? 1959 में। ठीक है, इनके द्वारा राजनीतिक समाजीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का या फिर सामाजिक विघटन का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानताओं का। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। एनटीए नेट जो आपका नेट या जीआरएफ का एग्ज़ाम है, अगर आप दे रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो उससे रिलेटेड आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगी। प्लस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी लेक्चरार की वीडियोस, वहाँ पर जितने भी पिछले साल में क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और या फिर स्तर निर्माण करने की एक तरीके से सामाजिक स्थिरीकरण क्या है? व्यवस्था है। समाज अपनी जो जनसंख्या है, लोग हैं, उनको आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति या फिर धर्म, शिक्षा, प्रजाति या फिर पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो विभाजन करने की विभाजन है, इसी को ही सामाजिक स्त्रीकरण बोला जाता है। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव समाज के विकास की अवस्थाओं, जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हित किया गया था, यानी कि किसने बात की है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉर्गन हो जाएगा। एंड ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मॉर्गन हो जाएगा। और इन्होंने जो जंगलीपन, बर्बरता, सभ्यता है, समाज की जो विकास की अवस्था 3 बताई हैं, इन तीनों में भी प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों में विभाजित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो ऐसा किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर पी जिन्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदरलैंड एंड वुडवर्ड की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि स्त्रीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने। एक बार फिर से देख लीजिए इनका क्या कहना है कि स्त्रीकरण केवल अंतरक्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। ट्यूमेन की बात करें तो उन्होंने कहा है सामाजिक स्त्रीकरण परिणामिक है, यह समाज में असमानता उत्पन्न करता है और इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर या फिर हम जो लाइफ स्टाइल है उसमें देख सकते हैं। तो ऐसा किसने कहा है? ट्यूमेन ने। यहाँ पर 14 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 15, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर द्वितीयक समूह हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जिनमें सदस्यों के बीच अवैतनिक संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृति से श्रेष्ठ है तो यह क्या कहलाएगा? न जाति केंद्रवाद कहलाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक लाइफ डिवाइन की रचना की गई थी। तो लाइफ डिवाइन अगर बुक की बात करें तो यह किसकी है? तो ये अरविंद के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो यहाँ पर अंत्योदय शब्द का यूज़ करने वाले सबसे पहले महात्मा गांधी थे, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या
की है किसके रूप में, वर्ग के रूप में। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ग के रूप में। नेक्स्ट है, किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीकों को कहेंगे, प्रतिमान, विधि, मूल्य या फिर प्रथा। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर का क्या हो जाएगा, प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथाएं क्या होती है, समाज में व्यवहार करने के एक तरीके से निश्चित प्रमाणित तरीके होते हैं जो समाज के लोगों के द्वारा क्या होते हैं, स्वीकार होते हैं, मान्य होते हैं। ठीक है, और ये हमारे समाज के हर क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कार्य करने के परंपरागत तरीके पर ही क्या करते हैं, जोर देते हैं। अगर हम मूल्य की बात करें तो वे मानक होते हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार के उसके गुण या लक्षण को, जो लक्ष्य है या भावनाएं हैं, उसको उचित या अनुचित, अच्छा या फिर बुरा ये ठहराते हैं। उसके एक तरीके से जो मूल्य हैं वे क्या है, सामाजिक माप का पैमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रथा। नेक्स्ट है, सापेक्ष वंचना आधार है। यहाँ पर 21 के राइट आंसर की बात करें तो आपका ये संदर्भ समूह सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। संदर्भ समूह की बात करें तो एक ऐसा समूह होता है जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता है पर उसके सदस्य बनने की क्या करता है, वह आकांक्षा रखता है। ठीक है, यह वह ऐसा समूह होता है जिसके साथ व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को संबंधित मानता है। उसके जो उस ग्रुप के जो मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, प्रतिमान होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनको व्यक्ति क्या करता है, उनसे कुछ न कुछ मात्रा या फिर सीमा तक वह उनसे प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करो, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनन शक्ति, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है, बताना है कौन सी हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका अंतर्विवाह हो जाएगा। ठीक है, अंतर्विवाह और आपका हो जाएगा सोपान। तो सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें जो हिंदू जाति व्यवस्था है तो घुरिये का नाम आता है जिन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई थी, और ये 6 विशेषताएं आपके नेट के एग्जाम में भी पूछी गई हैं। इनमें से 4 दे देंगे ऑप्शन में, है ना, और 4-5 दे देंगे और फिर बोल देंगे कौन सी नहीं है कौन सी है। जिन्होंने घुरिये ने बात की है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए कौन सी है या नहीं है, इस तरीके से पूछा गया है। तो वो कौन सी हैं 6 विशेषताएं, तो देख लीजिए, समाज का खंडात्मक विभाजन, ठीक है, संसरण या फिर सोपान, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है 4th, विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार। 5th है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। एंड 6th है विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट है समाज का खंडनात्मक विभाजन, सेकेंड है संसरण या सोपान, थर्ड है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, 4th है विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, 5th है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, एंड 6th है विवाह संबंधी प्रतिबंध। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यह एक स्थितिकी परिवर्तन की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है अपने आप के लिए वर्ग, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्ग की बात करें तो इसके लिए सबसे बड़ी एक अनिवार्यता क्या होती है, वर्ग चेतना या फिर वर्ग संगठन। ठीक, मार्क्स कहते हैं जब एक धंधे में या उद्योग में या धंधे में ही काम करने वाले जो लोग होते हैं वो संगठित हो जाते हैं तो उनमें यह चेतना आ जाती है कि हम एक ही पेशे में हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो भावना होती है, चेतना होती है, उसको मार्क्स कहते हैं या अपने आप में वर्ग होता है। ठीक है, और वहीं जब पूंजीवादियों की तरफ ये जो श्रमिक वर्ग है उसको लगने लगता है कि पूंजीपति उसका फ़ायदा उठा रहा है, उससे काम अधिक ले रहा है, पैसे उसका कम दे रहा है, सरप्लस वैल्यू अतिरिक्त मूल्य जो था मार्क्स ने बात की थी कि वो भी पूंजीपति ही लेता है। ठीक, तो जब पता चलता है श्रमिक लोगों को कि उसका शोषण हो रहा है तो क्या करता है, यह जो स्वयं में वर्ग है उसके लिए ही वह क्या करता है, स्वयं के लिए वर्ग बना लेता है। ठीक है, और यही बताते हैं आगे जाके मार्क्स जब ये संघर्ष करते हैं, क्रांति करते हैं, तो उसके बाद वे बताते हैं कि एक ऐसा
ऐसा समाज आता है जहाँ पर किसी भी तरीके के वर्ग देखने को नहीं मिलते, समाज में वर्गों का विभाजन नहीं होता है, संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बताया था, मार्क्स ने बताया था। तो ये जो वर्ग होता है अपने लिए वर्ग बनाता है, अपने आप के लिए वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग एंड मार्क्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एंड उनके जो कुछ स्पेशली जो कॉन्सेप्ट है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, इनको भी अच्छे से बताया गया है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं और आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून देश में लागू हुआ था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 1956 हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यक्ति एवं समाज दोनों को, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? किस महाद्वीप में वधू मूल्य ज़्यादा प्रचलित है? तो यहाँ पर आपका अफ्रीका, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जादू विज्ञान की दोगली बहन है या किसने कहा है? तो जो जादू है ना उसको विज्ञान की दोगली बहन कहने वाले कौन है? फ्रेजर है, ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। जादू मनुष्य के विश्वासों या व्यवहारों का वह संग्रह है। फ्रेजर कहते हैं कि जो जादू है, मैजिक है, वह मनुष्य के विश्वासों या व्यवहारों का ऐसा संग्रह है जिन पर किसी प्रकार के आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। वे जादू को क्या बताते हैं? एक आभासी विज्ञान मानते हैं और कहते हैं यह आभासी कला भी है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं जादू को, मैजिक को एक आभासी विज्ञान या आभासी कला किसने कहा है? तो फ्रेजर। ठीक है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, किसने कहा है? फ्रेजर ने। जादू एक आभासी विज्ञान है और आभासी कला भी है, तो ये किसने कहा है? फ्रेजर ने। ठीक है, तो ये आप दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ऐसा किसका कहना है? तो धर्म को वास्तविक पर ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ऐसा कहने वाले कौन है? दुर्खीम है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था कि समाज क्या है? स्वयं ईश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? इसमें संघर्ष की जो विशेषता है वह कौन सी नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन या फिर अस्थिरता। तो यहाँ पर विशेषता नहीं बतानी है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? निरंतरता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि अगर संघर्ष की विशेषताओं की बात करें तो आपकी वैयक्तिक प्रक्रिया है ना, वैयक्तिक संपर्क, चेतन प्रक्रिया, अनिरंतर प्रक्रिया हो जाएगी, सार्वभौमिक हो जाएगी, है ना, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता आती है, ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका निरंतरता, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर अंतः समूह एवं बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अंतः समूह एवं बाह्य जो समूह होते हैं वे काल्पनिक होते हैं। अच्छा, रॉबर्ट बियरस्टेट क्या कहते हैं कि जो अंतः समूह है और बाह्य समूह है कोई वास्तविक समूह नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति ही होता है जो हम और वे सर्वनामों या हम या वे शब्दों का यूज़ करता हुआ, प्रयोग करता ही स्वयं इन्हें बना लेता है। ठीक है, अंतः समूह बाह्य समूह को दक्यानुस या फिर पिछड़ा हुआ समझते हैं। कौन? बियरस्टेट। ठीक है, बियरस्टेट अंतः समूह या बाह्य समूह को, अंतः समूह और बाह्य समूह को क्या करते हैं? एक दक्यानुस या फिर पिछड़ा हुआ बताते हैं। कौन? रॉबर्ट बियरस्टेट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतः समूह और बाह्य समूह कोई वास्तविक समूह नहीं है, बल्कि व्यक्ति होता है जो हम और वे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए इनको खुद बना लेता है। ठीक है, तो ऐसा कहने वाले कौन है? बियरस्टेट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती हैं? समिति और यहाँ पर संस्था की बात करें तो आपका यूनिवर्सिटी हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन और कारण वाला है। कथन है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, कारण गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी अगर हम कथन की बात करें तो यह सही है कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, और जो
कारण है आपका कि गंदी बस्तियाँ ना होती तो बाल अपराध भी ना होते, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसने किया है? आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए जो समिति शब्द का प्रयोग करने वाले हैं वो टॉनीज है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की गई थी। प्रभावी जाति या प्रभुत्व जाति, ठीक है, दोनों ही एक है। प्रभावी जाति या प्रभुत्व जाति का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? श्रीनिवास ने दिया था, एंड ये भी आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। ये भी नेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपने अगर वीडियोस नहीं देखी है, नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? तो यहाँ पर आपका 39 का राइट आंसर की बात करें एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा। आपका राइट आंसर एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? समाज के लिए कौन इतना महत्वपूर्ण है कि इसका अगर उल्लंघन हो तो गंभीर दंड की अपेक्षा करता हो? प्रथाएं, लोकाचार, विचारधाराएं या फिर लोकनीतियाँ? तो यहाँ पर लोकाचार ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? बीरबल सानी, बीपुरी, होमी जहांगीर भाभा या फिर स्वामीनाथन? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको में अगर हम कृषि वैज्ञानिक जिनको कि नोबेल पुरस्कार भी मिला था, अगर उनकी बात करें प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो हरित क्रांति का जो जनक हैं या कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, एंड हरित क्रांति को गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, हरित क्रांति को गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। एंड अगर हम हरित क्रांति के जनक की बात करें, ठीक है, भारत ना बोले, ठीक है, हरित क्रांति के जनक की बात करें स्वामीनाथन ना ऑप्शन में, तो कौन आएंगे? प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षता की यहाँ पर विशेषता नहीं है? धर्मनिरपेक्षता की विशेषता यहाँ पर क्या होगी? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संकीर्णता व कठोरता, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन गतिशीलता कहेंगे? किसे गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन बी आएगा आपका। नेक्स्ट है अपराध शास्त्र में भेदक संगति का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया है? एंड ये भी आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सदरलैंड हो जाएगा। इन्होंने अपराधियों को दो भागों में विभाजित किया था, निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेत वसन वाले अपराधी। ठीक है, और लोम्ब्रोसो की बात करें तो इन्होंने अपराध को जनजात, पागल, आवेग युक्त और आकस्मिक वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सदरलैंड ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समुदाय, एक समाज, एक संस्था या फिर एक समिति? तो यहाँ पर राइट आंसर एक समिति हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल गोधेड़ो किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भील होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भील का अध्ययन टी.बी. नायक ने भी किया था। ठीक है, भील का अध्ययन जो भील जनजाति है उस पर फील्ड वर्क किसने किया था? टी.बी. नायक। तो आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली होती है। तो यहाँ पर कारण और जो कथन है दोनों ही सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है ना कि उसकी विषय वस्तु में? तो ऐसा कहने वाले कॉल पियर्सन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर युग्म दिए गए हैं, ठीक है, एक तरफ कॉन्सेप्ट है और एक तरफ उसके समाजशास्त्री है, तो बताना है कौन सा सही नहीं है। बाह्य समूह समनर ने दिया है, ठीक है, अंतर समूह बाह्य समूह की बात की थी समनर ने। प्राथमिक समूह कूले का हो जाएगा, रेफरेंस ग्रुप मर्टन का सही है। मानव समूह मैक्स वेबर का नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव समूह की बात करें तो वो किसने दिया है? होम्स ने दिया है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका मानव समूह ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, जो कि गलत है।
नेक्स्ट है ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब शुरू हुई, कब से प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 1 अप्रैल 1999 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री, ठीक है, किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो ऐसा कहने वाले अगस्त कॉम्ट है, समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट ने। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट के शिक्षक थे, तो यहाँ पर साइमन हो जाएगा, सेंट साइमन, ठीक है। सिमोन या साइमन हो तो आप दोनों ही एक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई है जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम कारण की कथन की बात करें कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज व्यवस्था को स्थापित करना था, ये सही है, ठीक है। तो आपका कथन सही हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वर्स्टेहन यानी कि बोध पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया? हेगेल, समनर, डिल्थे या फिर फैक्लिन? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डिल्थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के रामराज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है की विशेषता थी, ठीक है, ये गलत हो गया, की विशेषता थी, तो कौन सी है? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें साम्यवाद, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? व्यक्ति, समूह, संस्था या फिर राज्य? तो यहाँ पर क्या होगा, आपका व्यक्ति होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? व्यक्ति। नेक्स्ट है अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं जिसमें वे रहने आते हैं। एकीकरण, सात्मीकरण, व्यवस्थापन या फिर सहयोग? तो यहाँ पर सात्मीकरण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को हम क्या कहेंगे? सामाजिक संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष, जाति संघर्ष या फिर अव्यक्त संघर्ष? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अव्यक्त संघर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में इनमें से वाक्य हैं, 4 दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपके 59 का आंसर की बात करें तो यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व यहाँ पर नहीं है? सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो सहयोग का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, अभी हम लोग यूपी जो पीजीडी है आपका, उसके लिए जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं, ठीक है, उनको देख रहे हैं, प्लस इसका सिलेबस एंड आपका जो लेक्चरार प्रवक्ता की अभी जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, आपका जो प्री होने वाला है लगभग सिलेबस आपका पीजीडी एंड लेक्चरार जो प्रवक्ता का सिलेबस है लगभग पूरा एक ही है, ठीक है। बस उसमें फर्स्ट पेपर अलग है, उसके लिए आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड सोशियोलॉजी की भी आपको इस ये जो पीजीडी का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बाद सिलेबस के आप लोगों का जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस वो आते रहेंगे, ठीक है, 2-3 दिन के बाद वो आते रहेंगे। तो आपका वो पीजीडी का भी कवर हो जाएगा एंड आपका जो लेक्चरार की वैकेंसीज अभी आई हुई हैं उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर फिल कर लीजिएगा। थैंक यू।